ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हुए हैं जो आने वाले जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है या बोर्ड एग्जाम है उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश एक रूप है। ऑप्शन है शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का, बल का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऊर्जा का। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसकी व्याख्या मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने की है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। अगर हम लोग बात करें शक्ति का, तो शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति एक अदिश राशि है। इसका मात्रक वाट होता है। इसका मात्रक वाट होता है। शक्ति का अन्य मात्रक एचपी भी होता है। एक एचपी 746 वाट के बराबर होता है। शक्ति का अन्य मात्रक किलोवाट और मेगावाट भी होता है। बात करें कार्य का, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य भी एक अदिश राशि है। कार्य भी एक अदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आशा करते हैं यह प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तेल से लगा कागज होता है। ऑप्शन है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पारभासी। यानी तेल से जो भीगा हुआ कागज होता है उसमें आंशिक रूप से प्रकाश आर पार करता है, पूर्ण रूप से प्रकाश आर पार नहीं करता है। जिस पदार्थ से प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाता है, उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं करता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, इस सबसे प्रकाश जो है आर पार नहीं करता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्पण बन जाए, जैसे कि अवतल दर्पण हम बनाए हैं यहाँ पे NNP। तो ये जो दर्पण की चौड़ाई होती है इससे दर्पण का हम लोग द्वारा कहते हैं। यानी दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारा कहते हैं। बात करें हम लोग फोकस का, तो यहाँ पे F होता है और यहाँ पे C होता है और ये प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश की किरण आती है, वह दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। और फोकस और ध्रुवों के बीच की दूरी को हम लोग दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग दूरी कहते हैं। तो ध्रुव ये होता है दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। और दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसमें दृष्टि क्षेत्र की बात की गई है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। तो ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तल दर्पण का।
उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है और यह किसी भी वस्तु का काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण से इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। अगर बात करें अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण काल्पनिक और वास्तविक, काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। बात करें समतल दर्पण का, तो इसका परावर्तक सतह समतल होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं और इसमें वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार के बराबर होता है। वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार के बराबर होता है। इसका आवर्धन +1 होता है। इसका आवर्धन +1 होता है। आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव की बात हो रही है। टिंडल प्रभाव किस परिघटना को प्रदर्शित करता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और विक्षेपण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन जो है टिंडल प्रभाव से संबंधित होता है। कोलाइडी कणों द्वारा, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कहलाता है। कोलाइडी कण से अगर प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है तो उसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? जो भी सूर्य प्रकाश से किरणें आती है, वायुमंडल में जो भी सूक्ष्म कण होते हैं उसको अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद पुनः भिन्न दिशाओं में फैला देते हैं, तो उसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में क्या होता है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो हम लोग समझ गए कि जो टिंडल प्रभाव है वह किससे संबंधित है? प्रकाश के प्रकीर्णन से। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। यहाँ पे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है एम्पियर, कूलॉम, वोल्ट, वाट। तो विद्युत आवेश का
एसआई मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। एम्पियर ये विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, या विभव का। विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। वाट जो होता है वह शक्ति का मात्रक होता है। तो हम समझ गए कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, यह अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। और कूलम जो होता है ये आवेश का होता है। वोल्ट विभव या विभवांतर का होता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। यहाँ पर है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ऑप्शन है ओम, ओम मीटर, प्रति ओम, वोल्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ओम। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है कि चालक का वह गुण जिस गुण के कारण वह चालक अपने से होकर जा रही धारा का विरोध करे उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। और हम लोग ओम के नियम से जानते हैं, V बराबर आर होता है। V बराबर आर होता है। ओम मीटर की बात करें हम लोग तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ये प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। प्रति ओम यानी ओम इनवर्स, प्रति ओम यानी ओम इनवर्स ये चालकत्व का मात्रक होता है। ये चालकत्व का मात्रक होता है, क्योंकि चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। यहाँ पर वोल्ट हम समझ लिए हैं कि ये विभवांतर का मात्रक होता है। ये विभवांतर का मात्रक होता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का कार्य करता है, यानी विभवांतर किसको गति प्रदान करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को और धारा को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को। विभवांतर जो है इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने का काम करता है। प्रोटॉन एक धन आवेशित कण होता है। प्रोटॉन एक धन आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अगर बात करें हम लोग प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। गोल्डस्टीन ने की है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने की है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमस ने किया। थॉमसन या थॉमस भी कह सकते हैं। जे थॉमस या थॉमसन ने किए। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किए। जेम्स चैडविक ने किए। और बात करें इनकी स्थिति की, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है। आशा करते हैं कि यह प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ होता है, यानी चुंबक की बात की जा रही है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है नरम लोहे का, इस्पात का, निकेल का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नरम लोहे का। नरम लोहे का प्रयोग हम लोग चुंबक बनाने में करते हैं। अगर बात करें इस्पात का, ये मिश्र धातु होता है। ये क्या होता है, मिश्र धातु होता है। चुंबक
की हम लोग बात करें तो चुंबक में 2 ध्रुव होता है। चुंबक में ध्रुव की संख्या 2 होती है। जो नॉर्थ साइड होता है उसे नॉर्थ ध्रुव कहा जाता है, और जो साउथ की ओर होता है उसे साउथ पोल या ध्रुव कहा जाता है। यानी समझ गए हम लोग, चुंबक में 2 ध्रुव होता है। इसको देख सकते हैं हम लोग फिंगर के द्वारा, इस तरह से 2 ध्रुव होता है इसमें, एन और एस। एन और एस 2 ध्रुव होता है। जो नॉर्थ साइड होता है वो नॉर्थ ध्रुव होता है, और जो साउथ की ओर होता है वह साउथ पोल कहलाता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है चिप्स की थैली में कौन सा गैस होता है? चिप्स की थैली में कौन सा गैस होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, फ्लोरीन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस भरने से फायदा यह होता है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया रुक जाती है, जिससे चिप्स लंबा समय तक सुरक्षित रहता है, खराब नहीं होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हम जानते हैं कि जीवनदायिनी गैस है, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। फास्फोरस एक अधातु है। फास्फोरस एक अधातु है जो पीरियोडिक टेबल में 15वें ग्रुप का सदस्य है। अगर बात करें हम लोग नाइट्रोजन का, तो द्रवित नाइट्रोजन का प्रयोग, द्रवित नाइट्रोजन का प्रयोग, द्रवित नाइट्रोजन का प्रयोग ब्लड बैंक में किया जाता है। ब्लड बैंक में किया जाता है। ब्लड बैंक में द्रवित नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। जनन कोशिका को, जनन कोशिका को, जनन कोशिका यानी स्पर्म हो गया, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी नाइट्रोजन का, द्रवित नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा कैल्शियम ऑक्साइड है? इसमें पूछा जा रहा है कौन कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। इसमें से कौन कैल्शियम ऑक्साइड है? तो यहाँ पर ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बुझा हुआ चूना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चूना। चूना को हम लोग रासायनिक रूप में कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। यानी चूना का ये सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है। क्लोरीन का प्रयोग हम लोग जल को रोगाणु रहित भी करने में करते हैं। इसमें जो क्लोरीन है इसका प्रयोग जल को रोगाणु रहित करने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, जिसको हम संक्षेप में POP कहते हैं, POP कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। जब यह प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से विक्रिया करता है तो जिप्सम बनाता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से विक्रिया करता है तो जिप्सम बनाता है। जिप्सम एक कठोर पदार्थ होता है, जो किसी का हड्डी भी टूटता है तो उसको जो प्लास्टर होता है वह POP होता है। जब जल से विक्रिया करता है तो जिप्सम जैसा कठोर पदार्थ है बन जाता है। बुझा हुआ चूना की बात करें तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH+2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करते हैं कि यह प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आंख का नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आंख का सबसे चमकीला भाग है। इसमें बताना है कि आंख का सबसे चमकीला भाग कौन है? लेंस है, कार्निया है, परितरिका है और रेटिना है। तो आंख का सबसे चमकीला भाग लेंस होता है। आंख का सबसे चमकीला भाग है लेंस होता है।
और हमारे आंख में उत्तल लेंस है, हमारे आंख में उत्तल लेंस है। बात करें कॉर्निया की, तो नेत्रदान के समय, नेत्र दान के समय कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है और हमारे आंख में जो प्रकाश होता है कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। परितारिका ये पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। ये परितारिका जो होता है और पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। ये कलरफुल होता है, ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रंग का होता है परितारिका। रेटिना की बात करें तो यह आंख का सबसे भीतरी भाग होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन मानव मस्तिष्क द्वारा इसे सीधा करके दिखाने की संवेदना उत्पन्न की जाती है। चलिए तो हम समझ गए कि आंख का सबसे चमकीला भाग लेंस होता है। आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। कॉर्निया नेत्रदान में यही किया जाता है। परितारिका ये कलरफुल होता है और पुतली की साइज को कंट्रोल करता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें बताना है कि कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन की बात करें हम लोग, हाइड्रोकार्बन की बात करें अगर हम लोग, तो यह कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है। कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है। इसको हम लोग 4 भागों में बांटे हैं, संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक होता है और एक एरोमेटिक होता है। संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो यहाँ पूछा गया क्वेश्चन में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो एल्केन है कि एल्कीन है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, उसको हम अपने से दे रहे हैं। यहाँ पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एल्काइन और एल्कीन। एल्काइन और एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। पहला एल्केन, नहीं यहाँ पर एल्केन नहीं होगा, एल्कीन होगा। एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। असंतृप्त 2 प्रकार का होता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n -2। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल और टैनिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल की बात करें हम लोग तो ये संतरा में पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल की बात करें हम लोग तो मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है। अगर बात करें टैनिक अम्ल का तो ये चाय में पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। तो हम समझ गए कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है और टैनिक अम्ल जो है चाय में पाया जाता है। आशा करते हैं कि ये समझ में आया।
चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। इसमें बात की गई है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है। तो अगर बात करें हम लोग पीएच मान की, तो पीएच मान को हम पहले समझते हैं कि पीएच वैल्यू को हम लोग समझते हैं कि पीएच वैल्यू क्या होता है। अम्ल के लिए पीएच वैल्यू, अम्ल के लिए पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। क्षारक के लिए पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। क्षारक के लिए पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन के लिए, उदासीन विलयन के लिए ये पीएच जो वैल्यू होता है ये 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो हम समझ गए पीएच वैल्यू को कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन का पीएच मान 7 होता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा के पीएच मान 5.6 होता है। अगर ये 10.5 जो होता है, ये हम लोग जो जब एसिडिटी होती है तो हम लोग इनो लेते हैं। इनो का पीएच मान जो होता है, इनो का पीएच मान 10.5 होता है। यानी इनो की प्रकृति क्षारीय होती है, इनो की प्रकृति क्षारीय होती है। और इस इनो में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है, इनो में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है। अगर ये बात करें पीएच मान 3 की, तो सिरका का पीएच मान होता है, सिरका का पीएच मान 3 होता है। ये समुद्री जल का पीएच मान होता है, समुद्री जल का पीएच मान 8 होता है, समुद्री जल का पीएच मान 8 होता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, यही अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। अगर बात करें हम लोग अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, तो इसका प्रश्न होगा SO2। SO2 इसके लिए उत्तरदायी होता है। और अम्ल में कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग अम्लों का राजा कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। साथ साथ जो भी हम भोजन करते हैं उसके साथ जो रोगाणु आता है उसको मारने का भी काम करता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है कॉफी में पाया जाता है, जब हम कॉफी पीते हैं उसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्वानीन क्षार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्वानीन क्षार। कॉफी में क्वानीन क्षार पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल समझिएगा हम लोग कि ये हमारे आमाशय में पाया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है नकली दांत बनाने में प्रयुक्त होता है, नकली दांत बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड का, तांबा का, लोहा का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड का।
जिंक ऑक्साइड का प्रयोग हम लोग नकली दांत बनाने के लिए करते हैं। इसका सूत्र होगा ZnO। इसको जस्ते का फूल भी कहा जाता है, इसे जस्ते का फूल भी कहा जाता है। ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कहने का मतलब होगा इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाया जाता है, इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाया जाता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, नमक बनाने में प्रयुक्त होता है, नमक बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षारक, केवल क्षारक, केवल अम्ल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिल करके जो है नमक बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रबल अम्ल का मतलब क्या होता है। प्रबल अम्ल का मतलब होता है कि वैसा अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में, जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा वह प्रबल अम्ल होगा। और जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा वह दुर्बल अम्ल होगा। कम मात्रा में जो होगा वह दुर्बल अम्ल होगा। क्षारक की बात करें तो जो अधिक मात्रा में हाइड्रोक्सी आयन देगा, जो अधिक मात्रा में हाइड्रोक्सी आयन देता है वह प्रबल क्षारक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रबल क्षारक और प्रबल अम्ल। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम के बारे में बात किया जा रहा है कि एंजाइम क्या होता है मूलतः? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एसिड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन की छोटी इकाई, प्रोटीन की छोटी इकाई अमीनो अम्ल होता है, अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है। जब प्रोटीन का पाचन होता है तो एमिनो एसिड में बदलता है। जब प्रोटीन का पाचन होता है तो एमिनो एसिड में बदलता है। यानी प्रोटीन की छोटी इकाई एमिनो एसिड होता है। और प्रोटीन बनने के लिए 20 प्रकार के एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है वसा। वसा ये ऊर्जा देने का काम करता है। वसा जो है ऊर्जा देने का काम करता है। और जब इसका पाचन होता है तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो ग्लूकोज बनता है। और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देने का काम करता है। जो भी चीज़ मीठा लगता है उसमें लगभग कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस चीज को हम समझिएगा, इसको हम लोग अम्ल कहते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। आशा करते हैं कि इनसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिले हैं जो काफ़ी सहयोग करेंगे आपको आने वाले परीक्षाओं के लिए। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, यकृत का कार्य क्या है? लीवर की बात की जा रही है कि लीवर का क्या काम है? यूरिया का निर्माण करना, ग्लाइकोजन का संग्रहण करना और पित्त रस का निर्माण करना। तो इस प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन है ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। जो लीवर हमारा है, यकृत है, ये यूरिया का भी निर्माण करता है। अगर बात करें हम लोग यूरिया का तो यह पहला कार्बनिक पदार्थ है, पहला कार्बनिक पदार्थ है, ये पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया, प्रयोगशाला में बनाया गया। पहले जैव शक्ति का सिद्धांत आया था, उसमें बर्जीलियस द्वारा कहा गया कि कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन यूरिया जो है कार्बनिक पदार्थ को बना करके इस बात को गलत साबित कर दिया गया बोहलर द्वारा।
नेक्स्ट है ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन का मतलब क्या होता है कि हमारे जंतुओं में ऊर्जा का संग्रह, जंतुओं में ऊर्जा का संग्रह जिस रूप में होता है उसे हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं। पीत रस का निर्माण यकृत करता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और पित्त रस यकृत निर्माण करता है और पित्ताशय में जाकर ये पित्त रस जमा होता है। तो आशा करते हैं कि प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। यहाँ पे एंजाइम की बात की गई है कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है। ये ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। एमाइलेज की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। लाइपेज की बात करें तो ये लिपिड्स यानी वसा के पाचन में सहायक होता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम को हम समझ गए कि ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन में सहायक है और लाइपेज लिपिड्स यानी वसा के पाचन में सहायक है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। ऑप्शन है छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में और आमाशय में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा छोटी आंत में। भोजन का पाचन जो है छोटी आंत में होता है। अगर बड़ी आंत की बात करें हम लोग तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। यकृत हम लोग समझिएगा कि ये अभी देखे थे हम लोग कि ये यूरिया का निर्माण करता है, पीत रस का निर्माण करता है और यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है और इसकी कोशिका को हेपेटिक सेल कहा जाता है और इस सेल में पुनरुत्थान की क्षमता अधिक होती है। अर्थात अगर किसी कारण से यकृत क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति बहुत जल्द हो जाती है। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पूछा जा रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। थायराइड ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है और पीनियल ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, जो यहाँ पर गले में पाई जाती है। जब आयोडीन की कमी होता है तो थायराइड ग्रंथि फूल जाता है और फूलकर बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग घेगा या ग्वाटर रोग के नाम से जानते हैं। अगर बात करें पीयूष ग्रंथि की और पीनियल ग्रंथि की, तो ऐसा देखा जाता है कि पीयूष ग्रंथि जो है ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है, दूसरी सबसे छोटी। और पीनियल जो होता है वह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी पीनियल सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो होता है अन्य ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को भी कंट्रोल करता है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। एड्रिनल ग्रंथि की बात करें तो इससे एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है, जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है या आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं कि ग्रंथि से बहुत सारे प्रश्न क्लियर हुए होंगे।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं? बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, इंसुलिन हार्मोन को, वेसोप्रेसिन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोग बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, इसे लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जो महिलाएं होती है उनमें प्रसव होता है तो प्रसव पीड़ा को भी ये कम करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको हम लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं। यह इंसुलिन की कमी से ही होता है। और इंसुलिन जो होता है अग्नाशय के बीटा कोशिका से, अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। इसमें जिंक एक तत्व होता है जो इंसुलिन के संश्लेषण में काफी सहायक होता है। इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंसुलिन के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो जिंक होता है। बात करें वेसोप्रेसिन का तो ये भी एक हार्मोन है जो मूत्र में जल की मात्रा को कंट्रोल करता है, मूत्र में जल की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर वेसोप्रेसिन की बात करें हम लोग तो इसकी कमी हो जाने से बहुमूत्रा नामक रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति को बार बार यूरिन लगता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है इनमें से कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग का मतलब होता है कि वैसा अंग जो हमारे शरीर से बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकाले वह उत्सर्जी अंग कहलाता है। जैसे ऑप्शन है फेफड़ा, त्वचा, यकृत, सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सभी। इनमें से सभी जो है उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलता है। त्वचा भी उत्सर्जी अंग है, जैसे पसीना वगैरह हो गया उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। यकृत भी हमारा उत्सर्जी अंग ही होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब में, डीम में, अंडाशय में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। अगर डीम की बात करें तो यह अंडाशय के अंतर्गत आता है। अंडाशय के कार्य, अंडाशय के कार्य पहला होता है डीम का निर्माण करना, ओवा जिसको हम लोग बोलते हैं, डीम का निर्माण करना। दूसरा काम होता है ये दो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी ये निर्माण करता है, ये अंडाशय। तो हम समझ गए कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। अगर हम बात करें नसबंदी की, अगर बात करें हम लोग नसबंदी की तो महिला नसबंदी को ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। महिला नसबंदी का हम लोग क्योंकि इसमें ट्यूब काट दिया जाता है, ट्यूब काट दिया जाता है, इसलिए इसको हम लोग ट्यूबोक्टोमी के नाम से जानते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर यूरोक्रोम, अमोनिया, बिलीरुबिन और कैल्शियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग
पीला होता है। अमोनिया के कारण इसमें दुर्गंध आता है, अमोनिया के कारण इसमें दुर्गंध आता है। अगर बात करें बिलिरुबिन का, तो बिलिरुबिन रक्त में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। इसका फिल्ट्रेशन लीवर द्वारा किया जाता है, लीवर द्वारा किया जाता है। अगर किसी कारण से लीवर इसका फिल्ट्रेशन नहीं करता है तो रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ना ही पीलिया रोग के नाम से जाना जाता है, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। पीलिया रोग या जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। इसमें पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है डीएनए में पाया जाता है। डीएनए किसमें पाया जाता है? केंद्रक में, हरित लवक में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में? तो डीएनए जो है इन सभी में पाया जाता है। केंद्रक में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। केंद्रक को हम लोग कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का दिमाग कहा जाता है। हरित लवक, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, पावर हाउस कहलाता है। इसकी खोज अल्टमैन द्वारा किया गया, इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। तो आशा करते हैं ये प्रश्न समझ में आया हुआ कि डीएनए केंद्रक में भी पाया जाता है, हरित लवक में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है और सेशन का लास्ट प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है डार्विन, लामार्क, मेंडल और न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डार्विन। डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि जो पर्यावरण में अनुकूलित होता है वह जीवित रहेगा और जो पर्यावरण में अनुकूलित नहीं होगा स्वतः प्रकृति उसे मार देगी। मेंडल को हम लोग बात करें, इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। मेंडल को आनुवंशिकता का, मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग मटर पर किया था, इन्होंने अपना प्रयोग मटर पर किया था। तो आशा करते हैं इस सेशन का प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।